हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उसमें जो मानव है, जो मनुष्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल उसी के पास एक अनोखी शक्ति है, ईश्वर का वरदान है, और वह है वाणी, हमारी आवाज, जो भाषा के रूप में मुखरित होती है। इसी के द्वारा वह अतीत का अवलोकन करता है और वर्तमान में जीता है और भविष्य की कल्पना करता है। अन्य प्राणियों के पास यह शक्ति नहीं है। यही उसे पशुओं से भिन्न करती है, समाज का विकास करती है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों, यानी कि मन के जो भाव हैं, उसे दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के मनोभावों, यानी कि विचारों को और भावों को ग्रहण करते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों, प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शब्द के अर्थ रूढ़ होते हैं। यह एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी, यानी कि भाषा शब्द जिससे बना है वह शब्द है भास धातु, और उसका अर्थ है वाणी, यानी कि आवाज। आगे पढ़ते हैं भाषा के लक्षण, यानी कि भाषा किस प्रकार की होती है। सर्वप्रथम यह मानव मुख से उच्चारित होती है। इसमें सार्थक ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं, यानी कि हर जो ध्वनि जो मानव के मुंह से निकलती है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक यानी कि अर्थ सहित। प्रत्येक भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं। प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना की अपनी व्यवस्था होती है। शब्द व्यवस्थित रूप से जुड़कर वाक्य बनते हैं। इसमें शब्द के अर्थ रूढ़ होते हैं, वे बदलते नहीं हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं उनका अर्थ एक ही होता है। हम हाथी को घोड़ा और घोड़ा को हाथी या मोर नहीं कह सकते। हाथी का अर्थ हाथी ही होगा और घोड़े का अर्थ घोड़ा ही होगा। यह दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती है। भाषा दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की परिभाषा इस प्रकार है: अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। ये तो थी भाषा की परिभाषा। अब हम भाषा के मुख्य रूप के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन में बातें करना, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो सुनना। इसके अलावा कक्षा में आपका अध्यापिका द्वारा पढ़ाना और आपका सुनकर उसे समझना, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा रूप है लिखित भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी इत्यादि, ये सब लिखित भाषा के रूप हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु। ये उन 22 भाषाओं के नाम हैं जिन्हें हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। इसी दिन से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इसी दिन स्कूल कॉलेजों में हिंदी दिवस आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता व सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है और यह हमारी प्रथम भी भाषा होती है जिसे हम अपने परिवार में सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा और उसके रूप के विषय में पढ़ा। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।